हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स के बारे में। तो ये टॉपिक आपके नेट का यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है ये। तो व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स? द अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स इज एन एजम्पशन इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। तो जो भी एजम्पशंस हैं हमारे अकाउंटिंग में, उसको हम लोग अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स कहते हैं। और ये किस पे बेस होता है? ये हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस पे बेस होता है। जो हम लोग शुरू से अकाउंटिंग लगाते हुए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एजम्पशंस बनाए गए अकाउंटिंग के, उसी को हम लोग अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स कहते हैं। Accounting postulates form the basis of accounting standard that governs how the transaction are treated and recorded. तो अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स हमको सिखाता है किस तरीके से अकाउंटिंग के जो अकाउंटिंग मतलब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के रखता है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को समझना और उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से कौन से ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे ट्रीट करना है। ये हमें अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स बताता है। बढ़ते हैं अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स के बारे में। Accounting postulates includes underlaying the assumptions which are usually not outlined in the company financial statement. For example, in US, a postulate might outline that all the numbers should be in the US dollar. Below are some of the most common accounting postulates in the practice today. तो इसमें क्या बता रहा है कि जो अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स होते हैं वो अकाउंटिंग में आउटलाइन नहीं किए जाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन ये होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि यूएस में कोई भी अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो वहाँ पे आपको जो भी चीज़ आप लिखोगे, ये मान लिया जाता है कि आप जो भी अमाउंट लिखोगे यूएस डॉलर में लिखोगे। तो आइए अब इसको और अच्छे से पढ़ते हैं अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स को। तो पहला है रेवेन्यू रियलाइजेशन। रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड when it is earned and not when it is received. The revenue recognition uses an accrual basis for the accounting, meaning it is recorded when the sale is made, regardless of when the money or cash is corrected from the customer. Conversely, expenses are typically recorded when the assets are used or consumed. तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमको सिखाता है कि अगर आप कोई भी पैसा अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो उसको उस समय नहीं लिखोगे, आप उसको रिकॉर्ड करोगे जब वो पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमको सिखाता है कि पैसा अर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट कब होता है? जब पैसा आपको मिलता है, तब उसको आप अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में लिखते हो। और जो भी अकाउंटिंग होती है वो एक्रूअल बेसिस पे होती है। मतलब कि आपने कोई भी गुड्स मान लीजिए सेल किया, तो उस कंडीशन पे जब आपको कैश कलेक्ट होगा, जब आप पैसा रिसीव करोगे, तब उसकी एंट्री करोगे कैश रिसीव की। और उसी समय माना जाएगा कि आपने आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। तो लेकिन ये एक्सपेंसेस में ऐसा नहीं है। एक्सपेंसेस अगर कुछ आने वाला है तो उसको आप लोग पहले लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंसेस पे पहले ध्यान देती है कि कहीं पे अगर कोई एक्सपेंसेस है, कोई आप खर्च कर रहे हो, तो उसको आप लोग कंपनी में ज़रूर दिखाओगे। नेक्स्ट आते हैं कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग। वंस एन अकाउंटिंग मेथड इज़ चूजन, इट शुड बी changed by the company in the future without sufficient reason. Also, all transactions should be recorded. If recording or not recording them might impact on the investor decision in the invest in the company. तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमको सिखाता है जो हमने मेथड अकाउंटिंग में यूज़ किया है उसी को हर साल हम यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाया है, तो इसका ये मतलब नहीं पहले साल डिमिनिशिंग लगाया अगले साल स्ट्रेट लाइन लगा दिया। तो जब तक आपके पास कोई रिलेवेंट पॉइंट नहीं रहेगा, तब तक आप मेथड को बदल नहीं सकते। तो कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग हमें सिखाता है कि जब भी आप कोई मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करो, ताकि अकाउंटिंग को समझना ईजी रहे। ठीक है। कभी आप डिमिनिशिंग बैलेंस लगा रहे हैं, कभी स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन का, तो उसके वजह से अकाउंटिंग को समझना बहुत टफ हो जाता है। क्लियर है? तो ये प्लस इसमें एक चीज़ और है कि जो भी चीज़ आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो उसको आप इस तरीके से लिखो ताकि इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द कंपनी और द एंटिटी पोस्टुलेट्स। द फाइनेंशियल
reporting of the assets and liabilities and transaction involve the company and are not mix those to the owners or the principal। तो जितने भी कंपनी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमेशा ओनर और प्रिंसिपल से अलग होते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कोई ओनर कोई भी पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो कंपनी उसको एज अ ड्राइंग दिखाती है। तो यही एंटिटी कॉन्सेप्ट दिखाता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ सेपरेट है और जो ओनर है वो अलग है। तो इसीलिए अगर वो कोई भी पैसा ओनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको एज अ ड्राइंग दिखाएंगे, उसको कंपनी का खर्च नहीं दिखाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं गोइंग कंसर्न। कंपनीज विल एग्जिस्ट इंडेफिनिटली विच एज्यूम दैट द कंपनी वोंट go out of the business in the short term unless sometime significant occurs in the contrary। The going concern postulates help in the valuing the assets which can be done at a historical cost and not on the liquidation value। Companies may also be able to defer the expenses to the later period such as depreciation of assets। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कंपनी जब स्टार्ट होती है, जब कंपनी चलती है तो कंपनी मान लेती है वो लंबे समय के लिए चल रही है, इसीलिए वो जो भी एसेट्स का दाम लगाती है वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे लगाती है। मतलब जितने में वो ख़रीदी है, मार्केट वैल्यू पे कभी भी आप एसेट्स का दाम नहीं लगाओगे, जब भी लगाओगे आप हिस्टोरिकल वैल्यू पे लगाओगे। तो ये क्यों होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से होता है कि जिस प्राइस पे हम ख़रीदें उस प्राइस पे हम लोग उसका कॉस्टिंग लगाते हैं। प्लस एक चीज़ और इसमें आता है कि डेप्रिसिएशन हम कंपनी के गुड्स पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको पता है कंपनी हमारी लॉन्ग टर्म तक चलेगी और ये एसेट्स भी हमारा लॉन्ग टर्म तक कंपनी में यूज़ होगा। इसीलिए जितना हमने एक साल उस एसेट्स को यूज़ किया है उसके पार्ट का डेप्रिसिएशन निकाल के हम लोग खर्चा में दिखा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट पोस्टुलेट्स स्टेट्स that only items of the monetary value will be reported on a financial account statement। In other words, anything that can be qualified is not reported such as employee morale। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमको सिखाता है कि केवल वही चीज़ें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जो चीज़ें हमारी पैसे से रिलेटेड है। तो एम्प्लॉय का मोराल, एम्प्लॉय की क्वालिटीज़, एम्प्लॉय के लाइक्स डिसलाइक, ये सब एम्प्लॉय के अचीवमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग अपने अकाउंटिंग में मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है जो भी चीज़ें मनी में हैं, जो भी चीज़ें मनी के फॉर्म में, उसी को हम लोग अकाउंटिंग में लिख सकते हैं। अब आते हैं टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट में। द टाइम फ्रेम दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर इज आउटलाइंड इन द पोस्टुलेट सो दैट कंपेरिजन कैन बी मेड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज रिपोर्ट एनुअल रिजल्ट while many other companies also report interim statement, quarterly, semi-quarterly financial report having consistent specific time period is earlier for the investor and analyst to compare one period to another। However, value of the cost, income and for the long term assets can be difficult over the मल्टीपल पीरियड। तो टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट में दिखाता है कि जब भी आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हो, कोई भी आप कंपनी का एनालिटिकल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो उसमें आप लिख दो कि आप किस तरीके से इसको करो। जैसे सारी कंपनी को कंपलसरी तो है कि वो एक साल का बैलेंस शीट बनाएगी, तो टाइम पीरियड तो फिक्स है 1 अप्रैल to 31 मार्च के लिए, तो इसके लिए तो कोई चेंजेस है नहीं। लेकिन कुछ कंपनी क्या होती है, वो हाफ ईयरली, सेमी हाफ ईयरली रिजल्ट्स को भी निकालती है। तो उस रिजल्ट को निकालने में मनाही नहीं है, ईयरली कंपलसरी है, बाकी हाफ ईयरली, सेमी हाफ ईयरली आप निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम पीरियड पोस्टुलेट्स हमसे कहता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको आप लोग स्पेसिफिकली मेज़र लिखो, ताकि अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई डिसीजन मेकिंग वाला बंदा है, तो वो उस पॉइंट को समझे और तब वो कंपेयर करे, ताकि उसको सही चीज़ें से, सही तरीके से कंपैरिजन हो सके। थैंक यू स्टूडेंट, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।